हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों ऊष्मा और ताप के बीच में अंतर को अच्छी तरह से समझा था और उनके बारे में जितना भी कन्फ्यूज़न था उसे हम लोगों ने दूर किया था बच्चों। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और आज हम लोग इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे कि ताप को कैसे मापा जाता है कि नहीं, किन किन आधार है जिससे हम लोग तापों को हम लोग मापते हैं, और ताप को मापने के लिए किस किस प्रकार का स्केल का उपयोग किया जाता है आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप लोग आज मेरे इस वीडियो पे बने रहें, है ना। और आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं महत्वपूर्ण और नॉलेजेबल टॉपिक्स को आप लोग अपने कॉपी में नोट करेंगे बच्चों, है ना। तो बिना समय को गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों की ताप का मापन। स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को ये बात जो है बता देना चाहता हूँ बच्चों कि बहुत सारे बच्चे हमारे इस वीडियो में कमेंट करते हैं कि सर आप जो है पेपर में क्यों पढ़ाते हैं, बोर्ड में क्यों नहीं पढ़ाते हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बच्चों देखिए कि मेरे साथ कुछ अभी प्रॉब्लम है बच्चों, है ना, कि मैं जो है अभी शायद ब्लैक बोर्ड अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, है कि नहीं, जिसके वजह से मुझे एक ये पेपर में जो ही है मुझे आप लोगों को जो है ना अपने बारे में जो भी फिजिक्स में जानता हूँ, जो सीखा हूँ, जो समझता हूँ वो आप लोगों के सामने में रखता हूँ बच्चों, है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे जो हैं और इस वीडियो क्वालिटी भी जो है शायद उन लोगों को पुअर लगता होगा, जिसके वजह से वो मेरे वीडियो को नहीं देखते हैं, है कि नहीं। इन सभी बात का को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन कुछ परेशानी मेरे साथ भी है बच्चों, है कि नहीं, कि मैं आप लोगों को अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाता हूँ, मैं अच्छा ब्लैक बोर्ड आप लोगों के सामने मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ। यूट्यूब में बहुत सारे मतलब यूट्यूबर हैं जो कि डिजिटल बोर्ड का यूज़ करते हैं, अच्छे अच्छे बोर्ड का यूज़ करते हैं, अच्छे अच्छे मतलब फैसिलिटी जो है बच्चों को दे पाते हैं, लेकिन बच्चों वो चकाचौंध की ज़िंदगी है बच्चों। फिजिक्स पढ़ने वालों के लिए यह चकाचौंध की ज़िंदगी से शायद उन लोग को कुछ पल के लिए ही अच्छा लगेगा, लेकिन आप लोग ये बात जानते हैं कि जो जो प्राकृतिक चीज़ें होती है बच्चों, है कि नहीं, प्राकृतिक चीज़ें जो होती है जिसमें सादगी होती है ना बच्चों, वही ज़िंदगी अच्छी तरह से जी पाता है। इस चकाचौंध की ज़िंदगी में फंस करके जो है अपने आप को बर्बाद ना करें बच्चों। आप लोग नॉलेज के पीछे जाएं। आप लोग सबसे पहले ये बात को मतलब पकड़े कि कहाँ मुझे ज़्यादा नॉलेज मिल पा रहा है। वह चकाचौंध की ज़िंदगी वाले या जिनके पास डिजिटल बोर्ड है, क्या वो आपको अच्छी नॉलेज दे पा रहा है कि ये जो मेरा पेपर है कि नहीं, वो आपको अच्छी तरह से नॉलेज दे पा रहा है कि नहीं। यहाँ पे जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ बच्चों, इतना रिसर्च इसके पीछे मैं करता हूँ कि कोई ऐसा टॉपिक्स नहीं है जो कि मैं अपने बच्चों को ना बताऊँ या छूट जाए। ऐसा मैं प्रयास करता हूँ कि हर टॉपिक्स आप लोगों के लिए क्लियर करूँ। तो सबसे पहले आप लोग इस बात का चयन करें, है कि नहीं, परीक्षण करें, उसके बाद ही जा करके जो है किसी वीडियो पर आप लोग देखें, है कि नहीं। तो मैं यही बात के साथ आप लोगों को बोलता हूँ कि मेरे वीडियो को कम से कम आप लोग जो है बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करें, है कि नहीं, लाइक ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में यूट्यूब के माध्यम से यदि कुछ इनकम यदि हो जाता है बच्चों, तो फिर मैं आप लोगों के साथ जो है उसी इनकम से ब्लैक बोर्ड का या फिर वाइट बोर्ड का यूज़ करूँगा और अच्छी तरह से आप लोगों को और भी मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा बच्चों। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो है आप मेरी थोड़ी सी परेशानी को समझेंगे और इस प्रकार के कमेंट मेरे को नहीं करेंगे बच्चों, मुझे ख़राब लगता है कि नहीं। तो चलिए बच्चों, समय को बिना गवाए जो है आज हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों कि किताब को हम लोग कैसे मापते हैं, है कि नहीं। तो उससे पहले हम लोग इस बात को जान लेते हैं बच्चों कि ऊष्मा का ही एक शाखा है कि नहीं, ऊष्मा की एक शाखा है जिसके अंतर्गत ताप को मापने के लिए जो है कि नहीं अध्ययन किया जाता है। उसको हम लोग ताप मिति कहते हैं, उसको हम लोग थर्मोमीट्री भी कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ताप, देखिए ताप मिति किसको कहते हैं। सबसे पहले उसी क्षेत्र में आता है ताप का मापन। देखिए ताप का मापन, ताप का मापन हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो कुछ चंद डिफिनेशन है बच्चों, मैं उसके सामने आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ कि देखिए कि ऊष्मा का ही जो है बच्चों कि ऊष्मा की वह शाखा है कि नहीं। देखिए ऊष्मा जिसका अध्ययन किया जाता है ना, उसी में लिखा है ऊष्मा की वह शाखा
है ना, उष्मा की वह शाखा जिसके अंतर्गत, उष्मा की वह शाखा जिसके अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत ताप को मापने का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है कि नहीं, ताप को मापने का अध्ययन किया जाता है, ताप को मापने का अध्ययन किया जाता है कि नहीं, ताप मिति कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ताप मिति कहलाता है, ताप मिति कहलाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोमीट्री भी कहा जाता है बच्चों, है कि नहीं। इंग्लिश में इसको थर्मोमीट्री कहते हैं और हिंदी में उसको हम लोग ताप मिति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि ताप को मापने के लिए कि जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसको ताप मितीय पदार्थ भी कहा जाता है कि नहीं, या ताप मापीय पदार्थ भी उसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ताप मापीय पदार्थ क्या होता है? ताप मापीय पदार्थ, ताप मापीय पदार्थ किसको कहते हैं? कि ताप को मापने के लिए, है कि नहीं, ताप को मापने के लिए, है कि नहीं, ताप को मापने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ताप को मापने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग या प्रयोग किया जाता है ना, उपयोग किया जाता है ना, ताप को मापने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है उसे ताप मापीय पदार्थ कहते हैं, उसे ताप मापीय पदार्थ कहते हैं, ताप मापीय पदार्थ कहते हैं, है कि नहीं। तो पदार्थ में बहुत सारे हो सकते होंगे, जैसे लिक्विड है, गैस है, उसके जरिए जो भी हम लोग, जैसे कि आप लोग थर्मामीटर देखते हैं तो उसके अंदर जो है लिक्विड पारा भरा जाता है तो उसको भी हम लोग तापमापीय पदार्थ कहते हैं। और ऐसा बहुत सारी ताप को शुद्धता से मापने के लिए कुछ गैस का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका अध्ययन हम लोग आगे के क्लास में अभी हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो ताप को मापने के लिए जो बच्चों जो है ना बहुत सारे पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो वही इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए ताप को मापने का पैमाना क्या क्या होता है? ताप को मापने का, है कि नहीं, ताप को मापने का पैमाना, है कि नहीं, जिसको हम लोग स्केल भी कहते हैं। पैमाना को क्या कहते हैं बच्चों? स्केल कहते हैं, है ना। ताप को मापने का पैमाना, क्या क्या पैमाना होता है तो आप लोग पहले जानते होंगे। इसको हम लोग सबसे पहले सेल्सियस होता है, उसके बाद सेल्सियस को ही हम लोग क्या कहते हैं, है ना, सेंटीग्रेड भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सेंटीग्रेड भी कहा जाता है, सेंटीग्रेड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्सियस भी कहते हैं बच्चों, इसको ही हम लोग सेल्सियस भी कहते हैं। दूसरा नंबर में जो होता है जिसको हम लोग फ़ारेनहाइट कहते हैं, क्या कहते हैं? फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट भी इसको हम लोग कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना, इसको सेल्सियस पैमाना भी कहते हैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ पैमाना। सेंटीग्रेड या सेल्सियस पैमाना, इसको हम लोग फ़ारेनहाइट पैमाना कहते हैं, है कि नहीं। तीसरा नंबर जो पैमाना होता है उसको हम लोग रूमर पैमाना भी कहा जाता है, रूमर पैमाना, है कि नहीं। उसके बाद चौथा नंबर में जो होता है केल्विन पैमाना होता है। कौन पैमाना होता है? केल्विन पैमाना। ये 4 प्रकार का पैमाना होता है जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों? ताप को मापते हैं, मेज़र करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों सेंटीग्रेड और सेल्सियस पैमाना से कि आखिर ये पैमाना क्या होता है। तो सबसे पहला बात यहाँ पर होता है सेंटीग्रेड। देखिए सेंटीग्रेड, है ना, या सेल्सियस पैमाना, सेंटीग्रेड या सेल्सियस पैमाना किसको कहा जाता है? देखिए यह जो होती है ताप को मापने के लिए, है ना, एक विकसित किया गया पैमाना है कि नहीं। मतलब मनुष्यों के द्वारा ही विकसित किया जाता है, ऐसा नहीं कि ये नेचर ने हमको दिया है, ऐसा नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा विकसित किया जाता है। तो यह देखिए यह क्या है? ताप को मापने का, या ताप को मापने का, है कि नहीं, ताप को मापने का एक पैमाना है, एक स्केल है। ताप को मापने का एक पैमाना है जिसमें, है कि नहीं, जिसमें जो नीचे का पॉइंट है कि नहीं, नीचे का पॉइंट मतलब जो सबसे लो बिंदु है इसका, उसको किस आधार पर माना गया है? तो बर्फ़ के जमनांक बिंदु को मापा गया है कि बर्फ़ जिस टेम्परेचर पर पूरा जम जाती है उस बिंदु को ही सबसे निम्नतम पैमाना माना गया है। तो जिसमें सबसे निम्नतम बिंदु को, जिसमें सबसे निम्नतम बिंदु को
बिंदु को सामान्य दाब पर, है कि नहीं, सामान्य दाब पर पानी का जमनांक को माना गया है। पानी के जमनांक को माना गया है, जमनांक को माना गया है। सबसे निम्नतम बिंदु पानी के जमनांक को माना गया है। तथा उच्चतम बिंदु, जो सबसे ऊपर जो होगा, हाई मतलब हायर पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, सबसे उच्चतम बिंदु है ना, उच्चतम बिंदु है ना, उच्चतम बिंदु को देखिए क्या कहते हैं, सामान्य दाब पर। उच्चतम बिंदु को किस में मापा गया है, सामान्य दाब पर पानी के क्वथनांक को माना गया है। पानी के क्वथनांक को माना गया है, पानी को क्वथनांक को माना गया है। ये बात समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को कि सेंटीग्रेड या सेल्सियस पैमाना क्या होता है, कि इसमें सबसे निम्नतम बिंदु जो होता है ना, लोअर पॉइंट जो होता है, वो सामान्य दाब पर पानी के जमनांक को माना गया है, और निम्नतम बिंदु को पानी है ना, सामान्य दाब पर पानी के क्वथनांक को मतलब उबलने के टेम्परेचर को माना गया। तो इस पैमाना पे ये मान लिया गया है कि पानी का जो क्वथनांक होता है, पानी का जो जमनांक होता है कि नहीं, पानी का जो जमनांक होता है उसको मान लिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, और पानी का जो क्वथनांक होता है, बात को समझिएगा कि पानी का जो क्वथनांक होता है उसको मान लिया गया है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस प्रकार कि मान लेते हैं कि ये एक स्केल है मेरे पास, है कि नहीं, ये एक स्केल है मेरे पास। यहाँ पर जो होता है सबसे हायर बिंदु है, मतलब हाईएस्ट बिंदु है, और ये सबसे लोवेस्ट बिंदु है। तो इसको क्या किया गया है, लोवेस्ट बिंदु को 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया गया है, और ऊपर वाले बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस मान लिया गया, और इन दोनों बिंदुओं को एक समान रूप से 100 भागों में बांट दिया गया है कि नहीं, सबको बराबर बराबर 100 भागों में बांटा गया है। तो हमने क्या कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच 100 समान भागों में विभाजित किया गया है ना। 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच 100 समान भागों, है ना, 100 समान भाग में बांटा गया है, 100 समान भाग में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग टेम्परेचर को मेज़र करते हैं सेल्सियस पैमाना में। बात समझ में आ गया कि इसमें निम्नतम बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और उच्चतम बिंदु जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और 0 से 100 के बीच में समान भाग, मतलब ये नहीं कि छोटा बड़ा भाग, समान भाग में 100 भागों में इसको विभाजित कर दिया जाता है, और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री डॉट 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 100 डिग्री सेल्सियस इस प्रकार हो जाता है। तो सेल्सियस पैमाना हम लोग इसी को ही कहते हैं। दूसरा नंबर में बात आता है बच्चों कि फ़ारेनहाइट पैमाना किसको कहा जाता है। यहाँ पे देखिए फ़ारेनहाइट है कि नहीं, फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना किसको कहा जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना ये भी जो है एक ताप मापने का एक पैमाना है, या क्या है, एक ताप मापने का पैमाना है, ताप को मापने का पैमाना है, ताप को मापने का एक पैमाना है, ताप को मापने का एक पैमाना है, जिसमें है ना, जिसमें सबसे निम्नतम बिंदु, इसमें भी वही है जिसमें सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे निम्नतम बिंदु है कि नहीं, बर्फ का ही जो है, आप जानते हैं कि निम्नतम बिंदु बर्फ के ही जमनांक को माना गया है। निम्नतम बिंदु सामान्य दाब पर, फिर से वही बात लिखूंगा कि सामान्य दाब पर पानी का जमनांक को, पानी के जमनांक को तथा उच्चतम बिंदु है ना, उच्चतम बिंदु सामान्य दाब पर पानी के क्वथनांक को माना गया है कि नहीं, पानी के क्वथनांक को माना गया है, पानी के क्वथनांक को माना गया है, पानी के क्वथनांक को माना गया है। तो इस स्थिति में यहाँ पर पानी का जमनांक क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पर बात को समझिए। यहाँ पर जो होता है पानी का जमनांक, यहाँ पर पानी का जमनांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है,
समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर पानी के जमनांक को 0 डिग्री सेल्सियस माना गया था, तो यहाँ पर जो है पानी के जमनांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया है। और साथ ही पानी का जो क्वथनांक है उसको, पानी के क्वथनांक को, है कि नहीं, पानी के क्वथनांक को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया है कि नहीं, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया। पानी के जमनांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया है और पानी के क्वथनांक को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट माना गया है। अब देखिए इसको भी इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। देखिए एक यहाँ पर स्केल है मेरा इस प्रकार, है कि नहीं, तो जो नीचे वाला है ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है और ऊपर वाला जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच 180 एक समान भागों में इसको विभाजित किया गया। 180, जैसे इसमें 100 भागों में विभाजित किया गया था, तो इसमें 180 भागों में इसको विभाजित किया गया। तो यहाँ पर वही है कि देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से, है कि नहीं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच 180 समान भागों में विभाजित किया गया। समान भाग में विभाजित किया गया, समान भाग में विभाजित किया गया है, समान भाग में विभाजित किया गया है। बात समझ में आ गया। तो समान भाग में, जैसे कि यहाँ पर अब आप कह सकते हैं कि जैसे 32 है तो एक, जैसे जैसे एक ऊपर एक भाग आएगा तो ये हो जाएगा 33 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके बाद होगा 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके बाद होगा 35 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह करते 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 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आता है कि नहीं। तो ये हो गया मेरा फ़ारेनहाइट पैमाना। अब तीसरा जो पैमाना होता है उसको हम लोग कहते हैं रूमर पैमाना। रूमर पैमाना क्या होता है, थोड़ा सा देखिए, ये शायद इसका नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, है कि नहीं, रूमर पैमाना। रूमर पैमाना भी जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, भी ताप को मापने का एक पैमाना है। देखिए यह ताप को मापने का एक पैमाना है कि नहीं, ताप को मापने का, ताप को मापने का एक पैमाना है, ताप को मापने का पैमाना है। इसमें भी वही बात है बच्चों कि इस, है ना, इसमें भी निम्नतम बिंदु किसको माना गया है, जिसमें सबसे निम्नतम बिंदु, जिसमें सबसे निम्नतम बिंदु को, जिसमें सबसे निम्नतम बिंदु को, निम्नतम बिंदु को सामान्य दाब पर, निम्नतम बिंदु को सामान्य दाब पर पानी का जमनांक, है कि नहीं, निम्नतम बिंदु पर पानी का जमनांक, जमनांक तथा उच्चतम बिंदु, तथा उच्चतम बिंदु, है ना, उच्चतम बिंदु को सामान्य दाब पर, है ना, सामान्य दाब पर, सामान्य दाब पर पानी के क्वथनांक को माना गया है ना, पानी के क्वथनांक को माना गया है, पानी के क्वथनांक को माना गया है, माना गया है, पानी के क्वथनांक को माना गया है। लेकिन बात यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर पानी का जमनांक, देखिए पानी का जमनांक, है कि नहीं, पानी का जमनांक को 0 डिग्री रूमर से इंडिकेट किया जाता है, निम्नतम बिंदु, और पानी के जो क्वथनांक होता है कि नहीं, पानी का जो क्वथनांक होता है उसको जो है 80 डिग्री रूमर से इंडिकेट किया जाता है। बात समझ में आ रहा है, कुछ भी ट्रिक नहीं है इसमें, बस यही चीज़ है कि इसमें सिर्फ मान लिया जाता है कि नहीं, कि ऐसा होता है। जैसे कि ये एक मान लेते हैं कि मेरे पास स्केल है, तो सबसे नीचे वाला को हम लोग कहेंगे 0 डिग्री रूमर और ऊपर वाले को, सबसे अधिकतम तापमान जो होता है उसको 80 डिग्री रूमर कहते हैं, और इसके बीच में 80 समान भागों में इसको विभाजित किया जाता है ना। जैसे कि आप देखें डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड पैमाना में 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, है कि नहीं, 100 समान भागों में बांटा गया। फ़ारेनहाइट में देखें आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को 180 समान भागों में बांटा गया। उसी प्रकार रूमर पैमाना में 0 डिग्री रूमर से 80 डिग्री रूमर के बीच 80 समान भागों में इसको विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री रूमर से 80 डिग्री रूमर को, है कि नहीं, 80 समान भागों में बांटा जाता है, 80 समान भागों में, 80 समान भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। तो ये एक रूमर पैमाना हो गया। तो अब लास्ट पैमाना आपके पास बचा है बच्चों केल्विन पैमाना, जिसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर केल्विन पैमाना, है कि नहीं, केल्विन पैमाना, है कि नहीं, केल्विन स्केल भी इसको हम लोग कहते हैं। किसे कहते हैं केल्विन स्केल, बात को समझने का प्रयास करिए कि केल्विन स्केल हम लोग किसे कहते हैं।
तो इसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा गैसों के गति सिद्धांत में। तो गैसों के गति सिद्धांत में आप लोगों ने एक चीज़ देखा था बच्चों कि जैसे जैसे हम किसी गैस का, है कि नहीं, जैसे जैसे हम किसी गैस का ताप को बढ़ाते हैं तो गैस का दाब भी बढ़ता जाता है। आप लोगों ने ये बात देखा कि ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि किसी बर्तन के अंदर जो है गैस के मॉलिक्यूल्स रखे गए हैं और आप उसको यदि आप टेम्परेचर देते हैं तो इसके अंदर जो होती है गैस का दाब में वृद्धि होती है। ऑटोमेटिक बात है ये तो, है ना। अपने से सोचने वाली बात है कि जैसे आप लोग घर में भी खाना बनाते हैं तो यदि आग के ऊपर यदि हम लोग कुकर को चढ़ा देते हैं तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो अंदर में जो होती है जो भाप होती है उसका दाब में वृद्धि होती है और फिर सीटी बजना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ तो जनरल बात है। लेकिन साइंटिस्टों ने क्या किया कि दो या तीन चार गैस लिया, है कि नहीं, और उन गैसों का निरीक्षण किया। क्या निरीक्षण किया? क्या कि गैस समान ताप पर गैस में जिस प्रकार दाब में वृद्धि होती है, क्या यह वृद्धि सभी गैसों के लिए समान रूप से होती है कि अलग अलग रूप से होती है। तो ये परीक्षण किया गया। बात समझ में आया मैंने क्या कहा? जैसे कि मान लेते हैं कि पहला गैस लिया तो पहला गैस को, है ना, कि पहला गैस को 10 डिग्री सेल्सियस दिया गया, उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया, उसके बाद 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया और फिर उसका दाब को मापा गया। तो मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस में इसका दाब जो है 5 पास्कल हो गया, इस 20 डिग्री सेल्सियस में इसका 10 पास्कल हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस में इसका 15 पास्कल हो गया। तो क्या ये जो पहला गैस के लिए जिस प्रकार मैंने टेम्परेचर में वृद्धि किया उसी प्रकार दाब में वृद्धि हुआ, क्या दूसरे गैस को भी लेंगे तो क्या दाब में इसी प्रकार की वृद्धि होगी या नहीं होगी? इस चीज़ का परीक्षण किया गया 2-3 गैसों के लेकर के। तो वहाँ पर देखा गया क्या कि ताप में वृद्धि के साथ लिया गया गैस के दाब में वृद्धि भी अलग अलग हुआ। जैसे कि मैं आपको ग्राफ के जरिए बताता हूँ। तो इसके पीछे में मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि केल्विन पैमाना का सिद्धांत क्या है। देखिए, केल्विन पैमाना का सिद्धांत कहाँ से ये पैमाना आया है उसके बारे में मैं बताऊंगा। कि देखिए, है ना, देखिए दाब में, देखिए नहीं तो पहले मैं आप लोगों को फोटो से ही, चित्र से ही पहले इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा। जैसे देखिए, तब आसान होगा समझने में। मान लेते हैं कि बच्चों ये मेरे पास एक ग्राफ है कि नहीं, ग्राफ है। इधर मैं टी अक्ष ले लेता हूँ, है कि नहीं, और इधर मैं दाब का अक्ष ले लेता हूँ। ताप का अक्ष हो गया, इसको कहते हैं तापीय अक्ष और इसको कहते हैं दाब का अक्ष। अब हम पहला गैस के लिए, बात को समझिएगा मेरी अच्छी तरह से, नहीं तो ये बातें समझ में नहीं आएगी। पहला गैस के लिए, है कि नहीं, पहला गैस में जैसे जैसे मैंने ताप को बढ़ाया तो दाब भी वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि गैस को दिया गया ताप गैस में दाब के वृद्धि के समानुपाती होता है। आप लोग जान रहे हैं ये बात। तो इसका मतलब है कि ताप और दाब के बीच में जो ग्राफ खींचा जाएगा वो ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा होगा। तो पहला गैस के लिए ये एक सरल रेखा हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो ग्राफ है कि नहीं, वो पी अक्ष, मतलब ये मूल बिंदु से होकर क्यों नहीं गुजरा? ये पी अक्ष से थोड़ा सा ऊपर से ही क्यों गुजरा? तो हम मुझे ये बात बताइए कि गैस का यदि तापमान, बढ़िया से बात को समझिएगा तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा ये बात समझ में नहीं आएगी। कि यदि मान लेते हैं कि इस पात्र के अंदर यदि इस गैस का टेम्परेचर को यदि 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, है कि नहीं, तो क्या इस गैस का दाब क्या शून्य हो जाएगा? गैस का दाब शून्य हो जाएगा? ऐसी बातें नहीं होती है। यदि गैस का ताप यदि 0 डिग्री सेल्सियस भी है, फिर भी गैस के अंदर कुछ न कुछ दाब मौजूद होता है, रहता है, कुछ ना कुछ दाब रहेगा। यदि गैस का दाब अब कैसे उत्पन्न होता है, तो आप लोगों को मैंने ये बात बताया था, है ना, गैसों के गति सिद्धांत में, कि गैस का दाब उसके अणुओं के गति के कारण होता है। अणु जो होती है गति के दौरान जो होती है पात्र की दीवार पर कुछ न कुछ धक्का देती है, इसी धक्का के वजह से गैस में दाब उत्पन्न होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी गैस के अणु गति करते हैं। यदि गैस के अणु यदि गति करना बंद कर दे तो उस गैस को मृत पदार्थ कहा जाता है कि नहीं, जो कि इसका अध्ययन आप लोग आगे क्लास में करेंगे, है कि नहीं। तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी गैस गति करना बंद नहीं करती है, तो कुछ ना कुछ दाब रहता है। यदि गैस के अंदर कुछ ना कुछ दाब होगा तो इसका मतलब है कि दाब
ये जीरो, जिसका दाब जीरो कभी नहीं होगा, वो दाब अक्ष के कुछ ना कुछ ऊपर होगा। तो ये मान लेते हैं कि पहला गैस के लिए था, है कि नहीं। जिस जिस प्रकार मैंने ताप में वृद्धि किया, गैस में दाब में भी उसी प्रकार वृद्धि हो रहा है। तो अब दूसरे गैस को हम लेकर के देखते हैं, है कि नहीं। दूसरा गैस को हम लेकर के देखते हैं तो उसका दाब में कुछ अलग प्रकार की वृद्धि होती है। ऐसा नहीं है कि पहले गैस की ही तरह होगी। तो दूसरा गैस को लेकर के यदि दिए गए ताप में यदि हम ताप देंगे, तो ताप यदि देते हैं तो दाब में वृद्धि पहले गैस से कुछ ज़्यादा उसमें प्राप्त हुई, कुछ इस प्रकार हमको प्राप्त होती है, कुछ इस प्रकार होती है। तो मान लेते हैं कि ये जो होती है मुझे बी गैस के लिए प्राप्त हुआ। उसी प्रकार तीसरा गैस को भी हम लेते हैं, तो तीसरा गैस को भी हम लेते हैं तो दाब में वृद्धि पहले गैस की तुलना में ज़्यादा हो रही है। अब हम क्या करते हैं कि इस तीनों गैस को, है कि नहीं, इस तीनों गैस के ग्राफ को हम क्या करते हैं, कुछ पीछे की ओर हम बढ़ाते हैं, है कि नहीं। पीछे की ओर हम बढ़ाएंगे तो तीनों गैस जो होती है का ग्राफ जो होता है किसी एक बिंदु पर जा कर के मिल जाता है। ये कुछ टेढ़ी रेखा हो गई, लेकिन एग्जैक्ट रूप से ये वो तीनों पीछे जा कर के एक बिंदु पर, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी, मैं तो जनरल रूप से आप लोगों को बता दिया, है कि नहीं। ये किसी एक बिंदु पर जा कर के मिल जाती है। जब इसको मापा गया, है कि नहीं, ये तो 0 डिग्री है, आप जान रहे हैं यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होता है क्योंकि ये मूल बिंदु है कि नहीं। तो इस बिंदु से ये जो बिंदु प्राप्त हुआ, इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना देखा गया, 273.15 भाग। आप ग्राफ खींचेंगे तो इसमें घर होती है, भागें होती है, इतना भाग ये पीछे था, है कि नहीं, इस बिंदु से। तो इसी भाग को एक पैमाना मान लिया गया। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक तो दाब तो 0 ही है कि नहीं, क्योंकि ये ताप अक्ष है। तो यहाँ पर अब हम लोग एक ऐसा बिंदु खोजे ताप अक्ष पर, एक ऐसा बिंदु मुझे प्राप्त हुआ जहां गैस का दाब क्या हो गया, शून्य हो गया। इस बिंदु पर गैस का दाब शून्य हो जाता है। तो वह कौन सी ताप है जिस पर गैस का दाब शून्य हो जाता है, तो ये इसको पैमाना मान लिया गया कि वह बिंदु या ताप अक्ष पर वैसा बिंदु जहां पर गैस का दाब शून्य हो जाए। तो यहाँ पर गैस का दाब शून्य हो गया, इसलिए इसको एक पैमाना मान लिया गया। इस पैमाना को ही हम लोग केल्विन पैमाना कहते हैं। और इस बिंदु से ही शुरुआत हुआ 0 डिग्री केल्विन। कहाँ से शुरुआत हुआ, इसी को हम लोग 0 डिग्री केल्विन कहते हैं। तो 0 डिग्री केल्विन जो है वो सेल्सियस पैमाना से आप देख रहे हैं कि ये तो नेगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो 0 डिग्री सेल्सियस से -273.15 डिग्री जो होती है सेल्सियस पीछे होता है कि नहीं, भाग पीछे होता है। समझ रहे हैं ना, सेल्सियस पैमाना से केल्विन पैमाना 273.15 डिग्री या कह सकते हैं भाग पीछे होता है। बात समझ में आया आप लोगों को। तो कुछ बात आप लोग यहाँ समझ में आया। मैं यहाँ कुछ थोड़ी सी हल्का बात इस यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि देखिए कि गैस का, शुरू से मैं लिख देता हूँ, फिर से समझने का प्रयास करिएगा और इसके नोट भी करिएगा। देखिए, गैस का दाब ताप के साथ, है कि नहीं, ताप के साथ बढ़ता है, ताप के साथ बढ़ता है। यदि विभिन्न गैस, है कि नहीं, यदि विभिन्न गैस को लेकर इसका, है कि नहीं, दाब में वृद्धि, इसका दाब में वृद्धि ताप के साथ, दाब में वृद्धि ताप के साथ का ग्राफ खींचा जाए, है कि नहीं, ग्राफ खींचा जाए तो यह, है कि नहीं, तो यह, है कि नहीं, तो यह चित्र के अनुसार प्राप्त होता है। तो यह चित्र के अनुसार प्राप्त होता है। तो यह चित्र के अनुसार प्राप्त होता है कि नहीं, चित्र के अनुसार प्राप्त होता है। यदि इन ग्राफों को पीछे की ओर, है कि नहीं, यदि इन ग्राफों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए, है ना, इन ग्राफों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो तीनों ग्राफ, है कि नहीं, तो तीनों ग्राफ ताप अक्ष पर, है कि नहीं, ताप अक्ष पर एक बिंदु पर मिलते हैं, एक बिंदु पर
एक बिंदु पर मिलते हैं, ताप अक्ष पर एक बिंदु पर मिलते हैं, ताप मिलते हैं ना, एक बिंदु पर मिलते हैं, जहां जहां है कि नहीं तीनों गैस, जहां तीनों गैस का दाब, जहां तीनों गैस का दाब शून्य हो जाता है, जहां तीनों गैस का दाब शून्य हो जाता है, इस बिंदु को है कि नहीं, इस बिंदु को एक पैमाना माना गया, स्केल माना गया, नहीं, इस बिंदु को एक पैमाना माना गया, पैमाना माना गया, जिसे केल्विन पैमाना कहा जाता है, पैमाना माना गया जिसे केल्विन पैमाना कहा जाता है, जिसे केल्विन पैमाना कहा जाता है ना। देखिए केल्विन पैमाना अब क्या हो गया, देखिए केल्विन पैमाना सेल्सियस पैमाना से, है कि नहीं, केल्विन पैमाना सेल्सियस पैमाना से कितना 273.15 भाग पीछे है, पीछे है, अतः है कि नहीं, अतः है कि नहीं, अतः केल्विन पैमाना प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अतः केल्विन पैमाना प्राप्त करने के लिए, सारी बातों को लिख देता हूँ, अतः केल्विन पैमाना प्राप्त करने के लिए सेल्सियस पैमाना में, है कि नहीं, सेल्सियस पैमाना में 273.15 भाग जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है कि नहीं। केल्विन पैमाना से सेल्सियस पैमाना की ओर जाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 273, इधर यहीं तक सेल्सियस था, हमको केल्विन तक जाने के लिए आपको कितना दूरी तय करना पड़ा, मान लेते हैं दूरी तय करना पड़ा, कितना भाग चलना पड़ा, तो 273.15 है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग केल्विन पैमाना को प्राप्त करने के लिए सेल्सियस पैमाना में 273.15 भाग जोड़ दिया जाता है। तो हम लोग इस प्रकार एक फार्मूला हम लोगों को मिल जाता है। मान लीजिए कि केल्विन पैमाना प्राप्त करना है तो हमको सेल्सियस पैमाना में कितना जोड़ना पड़ेगा, 273.15 भाग जोड़ दिया था। तो ये फार्मूला के जरिए जो है आप केल्विन पैमाना है ना को सेल्सियस पैमाना से प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे ये बात का पूर्ण भरोसा है बच्चों कि आप लोगों को जो है ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि सेल्सियस पैमाना हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक बात आता है कि नहीं, कि अब हम लोग को एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर को परिवर्तन करना है। जैसे कि आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे सेल्सियस पैमाना से हमको फ़ारेनहाइट में बदलना है, फ़ारेनहाइट को हमको रूमर में बदलना है, रूमर को हमको केल्विन में बदलना है। तो यह बदलाव के लिए हमको क्या चाहिए और कैसे होता है, बात समझे। तो इसके लिए जो होती है प्रत्येक एक भाग का हमको स्केल हमको निकालना पड़ता है, एक भाग का स्केल। तो जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे कि विभिन्न, है कि नहीं, विभिन्न पैमाना को एक दूसरे में बदलना, है कि नहीं, विभिन्न पैमाना को एक दूसरे में बदलना, एक दूसरे में बदलने का समीकरण, एक छोटा सा समीकरण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आपको सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, है कि नहीं। जैसे कि पहले हम लोग केल्विन पैमाना का एक भाग निकालते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि केल्विन पैमाना है, तो केल्विन पैमाना का सबसे छोटा भाग क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं 273.15, है कि नहीं। सबसे छोटा भाग आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर फोटो में कि सबसे छोटा भाग 273.1, सबसे छोटा ये पार्ट हो गया, उसके बाद तो ज़्यादा से बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 273.15। अब ये जो केल्विन पैमाना है ना वो सेल्सियस पैमाना के समान भागों में बटाता है। जिस प्रकार सेल्सियस पैमाना में, है कि नहीं, जिस प्रकार भाग जो बटे होते हैं, ये भाग की जितनी लंबाई होती है उतना ही भाग केल्विन पैमाना का भी होती है। ये बात को समझिए, सारा भाग अलग अलग होता है। जैसे कि आप लोग फ़ारेनहाइट का देखे होंगे, तो ये जो दोनों भाग की लंबाई होती है ये फ़ारेनहाइट में अलग होता है। रूमर में देखे होंगे तो रूमर में इसका ये भाग की लंबाई अलग होती है। लेकिन यहाँ पे सेल्सियस पैमाना और केल्विन पैमाना में इस भाग की लंबाई जो होती है वो समान होती है कि नहीं। ये बात में आप लोगों को समझना होगा। तो
यहाँ पर देखिए तो केल्विन पैमाना और सेल्सियस पैमाना है कि नहीं, तो ये सबसे छोटा भाग हो गया है कि नहीं, इसीलिए इसको के में माइनस करके नीचे में हम लोग क्या करते हैं 100 भाग में बांट देते हैं, क्योंकि ये इसका भाग केल्विन पैमाना के भाग के ही बराबर होता है। तो अब ये तो एक भाग हो गया केल्विन पैमाना का एक भाग, उसी तरह सेल्सियस पैमाना का भी लिखेंगे। तो सेल्सियस पैमाना का सबसे छोटा बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए 0 बटा यहाँ पर भी 100 भाग में बटा रहता है। अब फ़ारेनहाइट में इसको बदलना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ। फ़ारेनहाइट का सबसे न्यूनतम बिंदु 32 होता है, इसलिए 32, और इसको कितने भागों में बांटा जाता है 80 भागों में बांटा जाता है। इसी तरह आपका है कि नहीं इसको 180 भागों में बांटा जाता है कि नहीं, फ़ारेनहाइट को 180 भागों में बांटा जाता है, गलती से मैं लिख दिया है कि नहीं। और रूमर पैमाना में जो होता है उसका सबसे न्यूनतम बिंदु भी 0 होता है और उसको 80 भागों में बांटा जाता है। तो ये जो एक समीकरण है, इस समीकरण के आधार पर कोई भी टेम्परेचर को है कि नहीं आप एक पैमाना से दूसरे पैमाना में बदल सकते हैं। समझ में आ गया आपको ये बातें, है कि नहीं। ये इसको निकालना, ये क्या हो गया, केल्विन पैमाना का एक भाग का माप है, ये सेल्सियस पैमाना के एक भाग का माप है, ये क्या हो गया फ़ारेनहाइट पैमाना का एक भाग का माप है, ये रूमर पैमाना के एक भाग का माप है। आप लोग तो एकांकी नियम भी जानते होंगे, अच्छी तरह से आप लोग उसको निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये समीकरण के जरिए जो है आप एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अभी तो मैंने बहुत सारा पैमाना आप लोगों को बताया बच्चों। इसके बाद देखिए ताप मापी, जिससे हम लोग ताप को मापते हैं, जो यंत्र होता है ना, जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है मेरे पास, उसके प्रकार अलग अलग होते हैं। तो ताप मापी के प्रकार, अब देखिए कैसे कैसे हम लोग ताप को मापते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ताप मापी के प्रकार क्या होते हैं। ताप मापी के प्रकार, ताप मापी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है, हम लोग जानते हैं कि द्रव्य ताप मापी होता है ना, कि द्रव्य ताप मापी, द्रव्य ताप मापी। उसके बाद दूसरा नंबर में होता है कि गैस ताप मापी होता है। क्या होता है, गैस ताप मापी होता है। उसके बाद होता है प्रतिरोध ताप मापी होता है कि नहीं, प्रतिरोध ताप मापी होता है, प्रतिरोध ताप मापी। उसके बाद होता है आप लोगों का ताप विद्युत ताप मापी, ताप विद्युत ताप मापी, है कि नहीं, ताप विद्युत ताप मापी, है ना। उसके बाद जैसे ये हो गया चौथा नंबर होगा। उसके बाद पांचवा नंबर में जो आएगा उसको हम लोग कहते हैं विकिरण ताप मापी, है कि नहीं, उसको कहते हैं विकिरण ताप मापी, विकिरण ताप मापी। तो इतने प्रकार के ताप मापी का हम लोग प्रयोग करते हैं, है कि नहीं। ताप मापी टेम्परेचर, जिसको हम लोग थर्मामीटर भी कहते हैं। थर्मामीटर कई प्रकार के होते हैं। द्रव्य ताप मापी, इसको तो आप लोग कभी देखे ही होंगे, जो घर में भी जनरली जो डॉक्टर लोग के पास रहता है उसको हम लोग ताप मापी, उसके अंदर पारा भरा हुआ रहता है ना। तो पारा एक लिक्विड होता है, तो वो एक प्रकार का। उसी तरह गैस ताप मापी भी होता है, एक प्रतिरोध ताप मापी भी होता है, उसका ताप विद्युत ताप मापी भी होता है, और विकिरण रेडिएशन थर्मोमीटर भी होता है। तो ये सब ताप मापी हम लोगों को पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इस सभी प्रकार के ताप मापी पर हम लोगों ने चर्चा करना है कि नहीं। तो आप लोग आने वाले वीडियो पर, है ना, ज़रूर उस वीडियो को आप लोग देखेंगे बच्चों। और है कि नहीं, ये वीडियो आप लोगों को किस प्रकार लगा उसे कमेंट में आप लोग ज़रूर लिख करके बताएंगे। इस वीडियो में यदि कोई भी खामी रह गई होगी, या मैं कुछ बातों को नहीं समझा पाया आप लोगों को, या कोई टॉपिक्स छूट गई है, तो आप लोग उसको कमेंट में लिख करके भेजेंगे। उसका एक स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों को बना करके आप तक भेजूंगा बच्चों। तो आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा। आप लोग हमेशा खेलते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और इसी प्रकार को हमारे वीडियो को आप लोग प्यार देते रहे बच्चों, है कि नहीं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मुझे इजाज़त दें, है ना। आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करें बच्चों, है कि नहीं, और ज़िंदगी का आनंद ले। ज़िंदगी में बस सीखना ही है और कुछ भी बाकी नहीं है ज़िंदगी में, बस सीखते ही रहना है कि नहीं। जीवन पर्यंत मुझे सीखते ही रहना है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग मुस्कुराते रहें, मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।